हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी चैप्टर सेल। ठीक है, सेल के बारे में पहले बात हो चुकी है थोड़ी बहुत। वी डिड टॉक अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी डिड टॉक अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात हुई थी। सो आज आगे चलते हुए आज दूसरे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं विच आर प्रेजेंट इन दी सेल। ठीक है, सो पहला स्ट्रक्चर जो मैं एक बात करूंगा जो प्रीवियस वाले लेक्चर से रिलेटेड है, वी डिड टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और उस टाइम पे वी डिड टॉक अबाउट कि वहाँ पे किस तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कि तो सॉल्वेंट किस तरीके से अंदर एंटर होता था, सॉल्वेंट किस तरीके से बाहर एंटर होता था। और एनिमल सेल वाले केस में अगर जब सॉल्वेंट अंदर एंटर होता है तो एनिमल सेल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें हुई थी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी दी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, दैट मेम्ब्रेन इज इलास्टिक एंड एज वेल एज it is living. It is elastic as well as living. But when you talk about cell wall is non-living. It is non-living. It is hard and non-elastic. It is hard and non-elastic. Where do you find it? So it is found in plants, bacteria and fungi. ठीक है, found in plants, fungi and bacteria. कहाँ पे नहीं पाया जाता है? So absent in animals. Absent in animals. ठीक है, सो सेल वॉल क्या चीज है, तो सेल वॉल इट्स अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। कहाँ देखने को मिलता है, तो इट इज फाउंड इन प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया। और कहाँ नहीं देखने को मिलेगा, सो दैट इज एनिमल्स। ठीक है, इट इज हार्ड एंड इट इज नॉन इलास्टिक। इट इज हार्ड एंड इट इज नॉन इलास्टिक। तो यार काम क्या कर रहा है, तो इट प्रोवाइड्स strength and support to plants. It provides strength and support to the plants. ठीक है, नाउ प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स एक ऐसी चीज है जो कितना भी खराब मौसम हो, ओके, कितनी भी बारिश हो, कितना भी तूफान आ रहा हो, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करेंगे, अगर बाहर काफी बारिश है दे वुड मूव एंड गो टू अ प्लेस जहाँ पे दे आर सेफ, बट अ प्लांट कैन नॉट डू दैट। सो उसकी वजह से प्लांट के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो प्लांट को क्या करे, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो प्लांट का जो हर एक सेल होता है उसके पास एक लेयर होता है विच इज टर्म्ड एज दी सेल वॉल। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं एक सेल बनाता हूं, इस तरीके से, तो जो बाहर वाला लेयर है दिस इज सेल वॉल, और जो अंदर वाला लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल है या फिर फंगाई है या फिर बैक्टीरिया है, उनके पास दो लेयर्स हो गए, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल के पास सिर्फ एक ही लेयर होगा, दैट इज गोइंग टू बी दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो एवरी प्लांट सेल इज गोइंग टू हैव दिस हार्ड rigid structure around it so that it keeps the plant safe in adverse condition. in harsh condition plant को बचा के रखेगा। ठीक है, so now ये सेम चीज अपन लेते हैं and we'll talk about the solutions again. so solution की बात करते हैं फिर से, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, दो सेल ले लूँगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल। so यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये है दो लेयर, जिसमें हो गए वो क्या होगा, वो होगा प्लांट सेल, और ये इसके अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इलास्टिक होती है। और एनिमल सेल अगर मैं बताता हूँ तो एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर दिखा रहा हूँ। और ये सेल्स को अपन प्लेस करते हैं कंटेनर में, और उस कंटेनर के अंदर अपन सोल्यूशन लेते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, हाइपोटोनिक या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, आई एम सॉरी डाइल्यूट सोल्यूशन।
अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सी चीज का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है? सॉल्वेंट, वाटर, और सोल्यूट का प्रोपोर्शन कम होता है। तो अगर ये प्लांट सेल को मैं किसी सॉल्यूशन में रख रहा हूं जिसमें सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन सेल के कंपैरेटिवली, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। ओके, जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट, सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द वाटर इज गोइंग टू मूव इनसाइड। तो इस तरीके से पानी अंदर जाएगा। ठीक है, द सेम इज गोइंग टू हैपन विद द एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी पानी अंदर की तरफ जाएगा, बिकॉज एनिमल सेल में भी क्या है? आपने जो सोल्यूशन यूज किया कौन सा सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू दी एनिमल सेल। ठीक है, अब दोनों सेल्स के अंदर पानी अंदर एंटर हो रहा है। अब दोनों सेल का जो एंड रिजल्ट है वो अलग है। क्या होगा? जैसे यहाँ पे पानी अंदर एंटर होता जाएगा, एंटर होता जाएगा, एंटर होता जाएगा, तो जो एनिमल सेल है वो स्वेल होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, और एक टाइम के बाद एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? वो हार्ड और रिजिड नहीं है, वो इलास्टिक है। वो क्या है? इलास्टिक है। तो जैसे पानी अंदर एंटर हो रहा है तो सेल बर्स्ट, स्वेल होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा? सेल बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? जो एनिमल सेल है बर्स्ट हो जाएगा। एनिमल सेल इज गोइंग टू बर्स्ट बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ वाटर। व्हाट अबाउट अ प्लांट सेल? ठीक है, अब प्लांट सेल में भी सेम सिनेरियो, पानी अंदर एंटर हो रहा है, पानी अंदर एंटर हो रहा है, बट प्लांट सेल में उसके सराउंडिंग में क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, तो जैसे आप बलून है, तो मैं बलून में अगर एयर ब्लो करता हूं तो बलून बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और एक पॉइंट के बाद अगर मैं ज्यादा एयर डालूंगा बलून बर्स्ट हो जाएगा। ये वाला केस। ठीक है, इसमें जो बलून है उसकी मेम्ब्रेन है उसको आप कंसीडर कर सकते हो सेल मेम्ब्रेन। बट अगर मैं बलून को ब्लो कर रहा हूँ और सामने से किसी ने बलून को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर एयर ब्लो कर रहा हूँ तो उसने सामने से बलून को होल्ड करा है, तो क्या होगा? बलून एक्सपांड नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा एयर अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि बलून को होल्ड करा हुआ है। सो बलून जब एक्सपांड नहीं करेगा तो क्या होगा? बलून बर्स्ट नहीं होगा। फूलेगा तो सही, एक लिमिट तक फूलेगा, बट बर्स्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा? जब पानी अंदर एंटर हो रहा है तो यस, सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होगी, बट जब सेल मेम्ब्रेन इस सेल वॉल के कांटेक्ट में आएगी तो सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड नहीं हो पाएगी, एंड द चांसेस ऑफ अ प्लांट सेल बर्स्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट, प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ओके, स्वेल हो जाता है, इट डज गेट स्वोलन, इट डज गेट स्वोलन, और जो सोलन सेल होता है उसे क्या कहा जाता है? टर्जिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्जिड। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, आपको सेल वॉल का इंपॉर्टेंस पता चला कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल बर्स्ट नहीं हो रहा है, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो सेल बर्स्ट हो जाता है। और प्लांट्स में तो काफी सारी एक्टिविटी जो होती है पानी की मदद से होती है। प्लांट्स में काफी सारी एक्टिविटी पानी की मदद से होती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई प्लांट मुरझा गया, ओके, उसके लीव्स एकदम पूरे से मुरझा गए, और उसमें अगर आप पानी डालो तो क्या होगा? धीरे धीरे लीव्स फिर से क्या हो जाएगी? एक्सपांड हो जाएगी, प्लांट फिर से खिल जाएगा। क्यों खिल रहा है? बिकॉज उसका ईच एंड एवरी सेल इज गेटिंग स्वोलन, इट इज गेटिंग टर्जिड। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेल वॉल इन अ प्लांट सेल। सिंपल एंड इजी। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन अपन यूज करते हैं, कौन सा सोल्यूशन? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? प्लांट सेल फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और एनिमल सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? अभी सोल्यूशन चेंज करते हैं, सोल्यूशन चेंज करते हैं। तो हाइपोटोनिक था तो अब लेते हैं हाइपरटोनिक। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन काफी कम होता है। ठीक है, सो विल ड्रॉ द सेल्स अगेन। अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, विल टेक दी कंटेनर, कंटेनर में सेल्स को रखते हैं, और सोल्यूशन कौन सा लेना है?
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेना है. जो सोल्यूशन अपन लेंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. दिस इज एनिमल सेल, आपको पता चलना चाहिए अब. ठीक है, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड फिर या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है और सोल्यूट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है. तो सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन कम है इन कंपैरिजन टू दी सेल्स. मतलब इसका क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट सेल में ज्यादा है. तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा. सॉल्वेंट जब सेल में ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएगा. तो जो वाटर है सेल के अंदर से बाहर निकलता है, वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलता है. ठीक है, द सेम सिनेरियो इज फॉर दी प्लांट सेल. वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. अब जब वाटर सेल से बाहर निकलेगा तो सेल क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा. क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा. यहाँ पे अपन लिखते हैं सेल चेंजेस शेप एंड श्रिंक्स. क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे छोटा हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ कैसा हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक दिस व्हेन इट गेट्स श्रिंक. छोटा सा एकदम. ओके, द सेल इज गोइंग टू बिकम वेरी स्मॉल बिकॉज इट हैज श्रंक. क्योंकि जो उसके अंदर का सॉल्वेंट था सब बाहर आ गया. ठीक है, सो व्हाट अबाउट दी प्लांट सेल, सेम सिनेरियो होगा क्या. तो यहाँ पे पानी तो बाहर आया है, बट अगर आप स्ट्रक्चर को याद रखो तो अपन ने बोला है कि सेल वॉल है, सेल वॉल हार्ड है, रिजिड है. क्या है सेल वॉल, सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड. तो अगर कोई स्ट्रक्चर हार्ड और रिजिड है तो आप उसका शेप थोड़ी चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ टेबल, अगर आपको उसका शेप चेंज करना तो यू हैव टू ब्रेक इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द सेल वॉल बीइंग हार्ड एंड रिजिड द शेप ऑफ द सेल डज नॉट चेंज. ओके, तो चेंज कहाँ पे आएगा, तो चेंज सिर्फ आएगा अंदर वाले पोर्शन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाकी के ऑर्गेनल से वो श्रिंक हो जाएंगे. बट जो सेल वॉल है वो एज इट इज रहेगा. मतलब पूरा एज अ होल अगर आप देखो तो सेल एज इट इज है, अंदर के कंपोनेंट्स खाली श्रिंक हो गए. यहाँ पे तो पूरा के पूरा सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया. तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सेल डज नॉट चेंज शेप. ठीक है, सेल डज नॉट चेंज शेप बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और I'll put it as the inner components, plasma membrane and organelles. But plasma membrane and organelles shrink. But plasma membrane and organelles shrink. ठीक है, अब ये जो सेल्स है, दोनों की केस में बात करते हैं, जो सेल्स है जो श्रिंक हो चुके हैं, दो सेल्स आर टर्म्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल. क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइज. ये भी प्लाज्मोलाइज सेल है, ये भी प्लाज्मोलाइज सेल है. ठीक है, तो जब आप हाइपरटोनिक या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करोगे तो सेल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, सेल के अंदर का सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा. बट जब आप यूज करते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो सेल स्वेल हो जाएगा. एनिमल सेल स्वेल होगा और स्वेल होने के बाद बर्स्ट हो जाएगा, और प्लांट सेल क्या होगा, स्वेल स्वोलन रहेगा, टर्जिड रहेगा. ठीक है, सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल. नाउ विल मूव टू द अनदर ऑर्गेनल, and that organelle is going to be the brain of the cell. Brain of cell. अब ब्रेन का इंपॉर्टेंस आपको अपनी बॉडी में तो पता है, ब्रेन की मदद से आप काफी सारी चीजें करते हो. ओके, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है, उसी तरीके से सेल को कौन कंट्रोल करेगा, तो सेल को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर which is known as
न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है उसे? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो मैं न्यूक्लियस बनाता हूं यहां पे कि न्यूक्लियस किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। और स्ट्रक्चर में पूरा जो स्प्रेड हुआ एक और चीज है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज द बेस मटेरियल, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, जिसके अंदर ये सब चीजें सस्पेंडेड है। इसके अंदर ये सब चीजें सस्पेंडेड है। सो वी लेबल इट। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है? दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हो आप। ये जो ओपनिंग्स दिख रही है इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव दिस स्ट्रक्चर हियर, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर, रेड कलर का फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रोमेटिन। और बाकी का जो बेस मटेरियल है पूरा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, नाउ न्यूक्लियोलस का यहाँ पे क्या फंक्शन है तो आपको याद रखना है। न्यूक्लियोलस इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री। एक और स्ट्रक्चर जो आप पढ़ेंगे सेल के अंदर उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस इज नोन एज द राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि वो राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, राइबोसोम को बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर किस काम में आ रहा है? तो न्यूक्लियर पोर काम में आता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटसाइड। यहां पे लिखते हैं इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। किसमें काम में आता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में काम में आता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एक एनवलप बना रहा है। क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन क्या है? तो क्रोमेटिन इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, या फिर कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए आप बोल सकते हो। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। ठीक है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज दी बेस मटेरियल। इट इज दी बेस मटेरियल जो क्या करेगा? इन सब चीजों को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, सो काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटी है, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है, दैट इज गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय द न्यूक्लियस। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस का क्या काम है? तो राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियर पोर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटसाइड। देन दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक और चीज में लिख देता हूँ, इट फॉर्म्स इन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक स्ट्रक्चर पढ़ेगा अपन आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा स्ट्रक्चर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड क्रोमेटिन इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है इसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द क्रोमेटिन, दैट इज द डीएनए। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू द डीएनए फर्स्ट। Every cell of a body, see this is DNA। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया इसे डीएनए कहा जाता है। ओके, डीएनए का अगर फुल फॉर्म देखें सो दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए
जब कंडेंस हो जाता है, क्या होता है, कंडेंस या फिर कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट मेक्स अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज, जो भी अपन ने देखा, दैट इज क्रोमेटिन, अ फाइबर और अ थ्रेड लाइक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो ये क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, लाइक ए फाइबर, दिस इज नोन एज क्रोमेटिन, दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब और कॉम्पैक्ट हो जाता है या फिर और कंडेंस हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। सो डीएनए जब कंपैक्ट होता है तो बनता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जब कंपैक्ट होता है, कंडेंस होता है, तो बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, और एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल के अंदर? 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो पुट इट एज 23 पेयर्स। कितना? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सो एवरी सिंगल सेल कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ये ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं, हर एक एनिमल में नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो अगर एवरी सिंगल सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स, तो आपको ये बताना है अपनी बॉडी के अंदर देयर आर 10⁻14 सेल्स। कितने सेल्स है? 10⁻14, मतलब 10 के बाद 14 जीरोस। तो आपको मुझे ये बताना है, आप व्हाट्सएप कर देना है कि 10⁻14 सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 10⁻14 सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर कि वी हैव डीएनए becomes compact and forms chromatin becomes compact and forms chromosome, and there are 46 chromosomes in the cell. ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम, जब आप न्यूक्लियस को देख रहे हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको हमेशा क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम इज ओनली विजिबल इन डिवाइडिंग सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्रोमोसोम इज ओनली विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तभी आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। बाकी के स्टेजेस में क्या दिखेगा? तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज क्रोमेटिन। सो क्रोमेटिन इज फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग सेल एंड क्रोमोसोम इज फाउंड इन अ डिवाइडिंग सेल। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करके मुझे बता देना, क्या आंसर आएगा व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अब ये डीएनए काम क्या करता है? ये डीएनए के पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। ओके, कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन होती है कि यार मेरे बाल का कलर क्या होगा, मेरी हाइट क्या होगी, मेरा स्किन कलर क्या होगा। ठीक है, सो आपके पास जो भी कैरेक्टर्स है, आप जिस तरीके से दिख रहे हो, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ योर डीएनए। ऑल योर फिजिकल कैरेक्टर्स आर बिकॉज ऑफ योर डीएनए। ठीक है, अगर आप ब्लैक कलर की स्किन है आपकी, तो वो ब्लैक ही रहने वाली है। अगर आप कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लो, आप कोई भी क्रीम लगा लो, आप गोरे नहीं हो जाओगे। अगर आपकी हाइट 5.5 है, आपके डीएनए, आपका डीएनए आपको हाइट देता है। फिर आप कितने भी पुलअप्स कर लो, कितना भी बास्केटबॉल खेलो, कितने भी साइकिल खेलो, साइकिल चला लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो आपका जो भी कैरेक्टर है, आपकी जो भी फिजिकल कैरेक्टर्स, आपकी नाक पॉइंटेड है, आपकी नाक टेढ़ी है, आपके कान छोटे हैं, आपकी आंखें बड़ी है, ये सब कैरेक्टर्स आपको कौन देता है? डीएनए देता है। और ये डीएनए के पास कैरेक्टर्स कहां से आते हैं? ये डीएनए के पास कैरेक्टर्स आते हैं अपने पेरेंट्स से। डीएनए is given to us by our parents, so all the characters we receive are from the parents. ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहां से आती है? पेरेंट्स के पास से आती है। ओके, ठीक है, सो डीएनए कैरीज दी, डीएनए है या फिर क्रोमैटिन है या फिर क्रोमोसोम है, इन्हें क्या कहा जाएगा? वी कैन ऑल्सो टर्म देम एज द जेनेटिक मटीरियल। क्या कहा जाएगा? इनको जेनेटिक मटीरियल भी बोल सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, सो यहां पे देखते हैं किस तरीके से इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है? पेरेंट्स से आती है। जैसे कि अगर मैं लेता हूं पेरेंट्स को, विल टेक फादर एंड मदर। ठीक है, तो यहां पे मैं कंसिडर करता हूं फादर का डीएनए,
और यहाँ पे कंसिडर करते हैं मदर का डीएनए, अपन ब्लू में दिखाते हैं। तो जब फादर और मदर रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी, इसका फॉर्मेशन होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा, और ये बेबी के पास क्या होगा, दोनों के डीएनए होंगे, आधा डीएनए फादर का और आधा डीएनए मदर का, आधा डीएनए फादर का होगा, आधा डीएनए मदर का होगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स कमिंग फ्रॉम दी पेरेंट्स, बिकॉज वी हैव द डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, आप ये जब बेबी बड़ा होगा, ये इसकी जब शादी होगी, इसके जब बच्चे होंगे, तो उसके पास भी कौन सा कैरेक्टर जाएगा, इसका कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, जो इसके पेरेंट्स आया, इसीलिए डीएनए को क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज पास्ड ऑन। ओके, तो ये जो कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टर्स इन डीएनए आर passed from one generation to another generation, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हेरिडेटरी मटेरियल कहा जाता है या जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। अभी जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर एक और चीज होती है, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट जो एक्चुअली कैरेक्टर्स देता है, फंक्शनल पार्ट of DNA is known as gene। the functional part of DNA उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, डीएनए में जो मेन पार्ट है, जो काम करता है एक्चुअली कैरेक्टर्स देने का, उसे जीन कहा जाता है। तो क्या हो गया अब, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्लियर है, सिंपल एंड इजी। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, अभी जो अगर मैं अपनी बात करूं, और जो स्ट्रक्चर अभी अपने बनाया था, दैट वाज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिन एनिमल्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उन एनिमल्स को कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर वी कैन आल्सो टर्म देम एज द हायर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपन है या फिर कोई प्लांट्स है, हायर एनिमल्स है, उनके पास क्या होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, तो वी आर टर्म देम एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उस न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। द न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड एंड द एनिमल्स आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक organism। The animals are termed as prokaryotic organism। ठीक है, and there are some animals जिनके न्यूक्लियस होता ही नहीं है, do not have nucleus, न्यूक्लियस है ही नहीं, those animals are termed as akaryotic organism। those animals are termed as akaryotic organism। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है वो हो गया यूकैरियोटिक, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, उस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और एनिमल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, और जिनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, उन्हें एकैरियोटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें, सो इसका एग्जाम्पल है वायरस। क्या है, वायरस। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म, जिनका न्यूक्लियस नहीं है, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ओके, एकैरियोटिक। एग्जाम्पल वायरस, जिनका न्यूक्लियस है पर डेवलप नहीं है। जो न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सो एग्जाम्पल्स इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके,
जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, दोज आर टर्म्ड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल इज हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम। एक और बात जो मैं बात कर रहा था सेल वॉल के बारे में, जैसे कि मैंने स्किप कर दिया एक चीज, जैसे कि ये एक सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाजू में दूसरा सेल होगा क्योंकि टिश्यू बनेगा ना। यहाँ पे एक और सेल ले लेते हैं, ये सेल वॉल है, और अंदर क्या होगा, अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनता है, अगर ये दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो, दोनों एडजेसेंट सेल्स को अगर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो सेल वॉल में ओपनिंग्स होती है। क्या होती है, सेल वॉल में ओपनिंग्स होती है, और इन ओपनिंग्स के थ्रू प्लांट सेल क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो दूसरे सेल्स के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या होगा, जो चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में जो चीज है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकती है, कंपोनेंट्स मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, कंपोनेंट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लांट सेल टू दी अनदर प्लांट सेल। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके, ब्रिज प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाता है ब्रिज को, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जो क्या कर रहा है, कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, ऑफ एडजेसेंट सेल्स आप बोल सकते हो। और एक और बात आपको याद रखनी, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ओके, मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूं वाले केस में, क्लियर है। डन। सो प्लाज्मोडेस्माटा इज सीन इन ओनली द प्लांट सेल, नॉट द एनिमल सेल। ठीक है, so now moving ahead and we'll talk about another important structure, that is the powerhouse of the cell. Okay, because अपनी बॉडी जो होती है, every organism requires energy. ठीक है, आपके पास अगर वॉच है या अगर आप टीवी यूज कर रहे हो या कोई प्ले स्टेशन यूज कर रहे हो, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। ओके, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। अपने केस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी, वी वर्क ऑन केमिकल एनर्जी, और जो केमिकल एनर्जी है अपनी बॉडी में, दैट इज टर्म्ड एज एटीपी। क्या है, एटीपी। तो अभी मैं जिसकी बात करूंगा जो स्ट्रक्चर की, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, और स्ट्रक्चर का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहां पे पहले लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्यों पावर हाउस कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो मैं स्पेसिफिक लिखता हूं, अवर बॉडी वर्क्स ऑन इट वर्क्स ऑन केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी का नाम है एटीपी। इट इज टर्म्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। मतलब अगर कोई ऑर्गन को फंक्शन करना, मेरी बॉडी में कोई भी रिएक्शन करना है, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द नेम ऑफ एटीपी। तो अब से आप याद रखोगे कि अपनी बॉडी या कोई भी एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी कौन सी एनर्जी यूज करती है, केमिकल एनर्जी यूज करती है। ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी का नाम क्या है, तो दैट इज एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नाउ
जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे आप देख सकते हो यहां पे दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर एक अंदर, और ये अंदर की तरफ देयर इज अ फ्लूइड जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। और ये पोर्शन कौन सा है? ये बाहर का पोर्शन है। क्लियर है? और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे देयर आर ओपनिंग्स, देयर आर पोर्स, देयर आर पोर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो लेट्स लेबल इट। ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, दिस आर पोर्स चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, दिस प्रोजेक्शंस आर टर्म्ड एज क्रिस्टे। क्या कहा जाता है? क्रिस्टे। और जो अंदर का पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। सो द आउटर लेयर इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स है उन्हें क्रिस्टे कहा जाता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन है जो मैंने यहाँ पर रेड में दिखाया उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यार एनर्जी कौन सी जगह पे बनती है? तो आपको याद रखना है क्रिस्टे में एनर्जी बनती है। क्रिस्टे वाला जो पोर्शन है वहां पे एटीपी का काम होता है। मैट्रिक्स में कौन सा रिएक्शन होता है? तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन का नाम लिखता हूं, इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, डन। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? This structure, mitochondria, consist of its own DNA, ribosome, and its own proteins. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पास खुद का डीएनए होता है। नॉर्मली डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉर्मली डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बट ये तो न्यूक्लियस थोड़ी है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या एक स्ट्रक्चर है जिसे ऑर्गेनल कहा जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनल के अंदर डीएनए नहीं होता, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर क्या है? खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम से, खुद के प्रोटीन्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज को कि माइटोकॉन्ड्रिया एक और स्ट्रक्चर है जिसे प्लास्टिड्स कहा जाता है। प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, खुद के प्रोटीन्स होते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया को आप याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पास डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस होते हैं। क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस। ओके, ऑटोनोमस का मतलब होता है खुद से काम करना, और सेमी मतलब हाफ, मतलब टोटल काम खुद से नहीं करेंगे। 50% ऑफ काम ये अपना खुद से करते, दे डू देयर ओन वर्क, दे डू देयर ओन वर्क। क्लियर है? सेमी ऑटोनोमस, हाफ। बाकी के ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? दे हैव टू डिपेंड फॉर प्रोटीन्स, ओके, ऑन दी सेल। बट ये जो ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो खुद का काम खुद कर रहा है आधा, ओके, बिकॉज वो खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। बाकी के ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? दे हैव टू टेक प्रोटीन्स फ्रॉम अदर सेल्स। बट यहाँ पे ये खुद अपने प्रोटीन्स बनाता है और खुद काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है इसके बारे में, ये जो ऑर्गेनल है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से रेप्लिकेट करता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वो सेल के अंदर है फिर भी खुद से सब काम कर रहा है, खुद प्रोटीन्स बना रहा है, खुद केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और खुद सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर रहा है, खुद अपने आप को रेप्लिकेट भी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? एक और नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
Kolliker. Kolliker is the name of the scientist who discovered mitochondria. Kolliker is the name of the scientist who discovered mitochondria. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एटीपी बनाता है. एटीपी कहाँ बनेगा? क्रिस्टे में बनेगा. क्रिस्टे क्या है? फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन. फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टे. और अंदर की तरफ अगर आप देखो तो दैट इज अ मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स में काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं. मैंने एक रिएक्शन का नाम लिखा, मैंने बोला क्रैब साइकिल होता है. ठीक है, बाहर की सरफेस में पोर्स है. द स्ट्रक्चर इज सेमी ऑटोनोमस बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए, ओन राइबोसोम, ओन प्रोटीन्स, एंड इट इज ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग. वो खुद अपने आप को डिवाइड करता है. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर स्ट्रक्चर. एक और स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर लेते हैं. ओके, एंड दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सेम स्ट्रक्चर विच इज लाइक the mitochondria, but it is only present in the what do you call, it is only present in the plant cell. ठीक है, so mitochondria is present in plant cell and animal cell. दोनों में present है mitochondria, but अभी जो मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा that is present in only plastids. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है only present in plant cell, only present in plant cell. And we have different types of plastids. Plastids के काफी सारे types हैं अपने पास. जैसे we have chloroplast, we have chromoplast, and we have leucoplast. Chloroplast, chromoplast and leucoplast, ये बात सबसे important है. Only present in plastids और plant cell. और मैं एक और चीज लिख देता हूँ, they are similar to what? Mitochondria. याद रखना, they are similar to the mitochondria. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? तो कलर इसका काम है, it imparts ग्रीन कलर. प्लांट को जो ग्रीन कलर मिलता है वो किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से मिलता है. ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? performs photosynthesis. Performs photosynthesis. Photosynthesis बहुत इंपॉर्टेंट इवन है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज किचन ऑफ प्लांट सेल. इट इज टर्म्ड एज किचन ऑफ प्लांट सेल. कौन? क्लोरोप्लास्ट. क्यों? क्योंकि वो बनाता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट जो है इट ऑल्सो इम्पार्ट्स कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर इम्पार्ट करता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर. ग्रीन के अलावा जो भी कलर है दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय क्लोरोप्लास्ट. और लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. तो यहां पे याद रखना है इस चीज को, दिस इज कलरलेस. इट इज कलरलेस, डज नॉट इम्पार्ट कलर. तो काम क्या करता है? तो इट फंक्शंस एज स्टोरेज. इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज. ठीक है, तो यार स्टोरेज में क्या फंक्शन कर रहा है? तो इट स्टोर्स प्रोटीन, इट स्टोर्स ऑयल्स एंड इट स्टोर्स स्टार्च. ठीक है, तीन चीजों को स्टोर किया जाएगा. एक है प्रोटीन, ऑयल एंड स्टार्च. ठीक है, सो जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है उसका नाम भी है.
So it is termed as एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है उसे? कहा जाता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और जो स्टोर करता है ऑयल्स, इट इज टर्म्ड एज इलायोप्लास्ट। इट इज टर्म्ड एज इलायोप्लास्ट, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, इट इज टर्म्ड एज माइलोप्लास्ट, ठीक है। तो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट है जो क्या कर रहे हैं? स्टोरेज कर रहे हैं, कलर नहीं देते, दे आर कलरलेस। याद रखना, ये दोनों कलर देने का काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर रहा है, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर देने का काम क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम कर रहे हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट खाली स्टोरेज का काम कर रहे हैं, ठीक है। और स्टोरेज में अगर प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो वी टर्म दैम एज एल्यूरोप्लास्ट, अगर ऑयल्स को स्टोर करते हैं वी टर्म इट एज इलायोप्लास्ट, और अगर स्टार्च को स्टोर करते हैं तो वी टर्म इट एज अमाइलोप्लास्ट, वी टर्म इट एज अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या है? इट इज ऑल्सो डबल वॉल स्ट्रक्चर। आपको डबल वॉल्स दिखेगी, ओके। सो दिस इज 2 वॉल्स दिखा दी मैंने, इनर एंड आउटर। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से मैंने रेड में दिखाया है, एक के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, और इनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज थाइलाकोइड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? थाइलाकोइड्स कहा जाता है। और इनके अंदर क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द थाइलाकोइड्स, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इट इज टर्म्ड एज ग्रेना। पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखिए इट इज टर्म्ड एज ग्रेना, ठीक है। ये जो ब्रिज दिख रहा है दिस इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। इस ब्रिज का नाम है स्ट्रोमा लेमेला। और जो बाकी की जगह है, जो बेस पार्ट है, काफी सारे ग्रेना देखने को मिलेंगे। ग्रेना इज सिंगुलर, प्लूरल इज ग्रैनम, ठीक है। तो काफी सारे बेस मटेरियल यहां पे देखने को मिलेगा, बेस चीज देखने को मिलेगा, एंड दैट बेस इज नोन एज स्ट्रोमा। बेस इज नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है। और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो वी हैव आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेला, और उसके अंदर थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल। तो इस तरीके से दिखता है प्लास्टिड। और ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है स्पेसिफिकली दिस इज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। क्या क्या याद रखोगे? तो इसके पास भी हैज इट्स ओन डीएनए, ओन राइबोसोम एंड ओन
प्रोटीन। इसलिए मैंने मेंशन किया था कि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे, तो खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम में खुद का प्रोटीन है, इसकी वजह से ये खुद क्या करेगा, ये खुद आधा काम कर सकता है अपना, तो मैं लिखूंगा सेमी ऑटोनोमस है। और एक और पॉइंट लिखिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। समझ में आया कि ऊपर से गया? सो इट इज सेमी ऑटोनोमस एज वेल एज इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इट हैज अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मैच विद द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। द डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप आप लोग वीडियो देखते देखते, लेक्चर्स देखते देखते आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, जो भी नोट्स आप बनाते हो उसका आपको व्हाट्सएप क्लिक करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि 10⁻14 सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हो गए, तो आप जब ये वीडियो देखो तो उसके बाद मुझे आंसर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर्स, अनदर ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।